बड़ी सूनी सी ज़िंदगी थी हिंदुस्तानियों की, और मनोरंजन के नाम पे कुछ विशेष था नहीं। और ये सोचते रहते थे हम लोग, मतलब हम तो खैर उस वक्त दुनिया में नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज बातचीत करते थे, गुफ्तगू करते थे, चौपाल जमाते थे और उसी में उनका खूबसूरत वक्त बीतता था। और फिर इतने में हो गई एक ज़बरदस्त क्रांति और मिट गई दुनिया की भ्रांति कि भारत एक गुलाम देश है। जी नहीं, भारत ने जो कर दिखाया वो कमाल था। 21 अप्रैल 1913 को दादा साहब फाल्के ने इंडियन सिनेमा का जन्म कर दिया, यानी इंडियन सिनेमा पैदा हो गया। राजा हरिश्चंद्र के नाम से एक फिल्म आ गई, वो प्रीमियर था। 3 मई को फिल्म रिलीज़ हो गई और फिर तो उसके बाद जो कुछ है उसके बारे में धीरे धीरे आपको बताता चलूँगा। कितनी रंगत दुनिया में आ गई और हिंदुस्तानी कितने प्रसन्न हो गए कि भाई जो वो चाह रहे थे उनके हीरो उनको मिलने शुरू हो गए। और ये हीरो भी जो थे ये ऐसे कमाल के कि आज भी हम उनको भूलते नहीं। मैं कुछ बातें लहरों के रूप में करूँगा। पहली लहर जो है उसमें हैं दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर। राज कपूर का करिश्मा ये है कि वो एक्टर ही नहीं थे, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे और आरके स्टूडियो के नाम से उनका अपना स्टूडियो था। फिल्म्स बनाते चले गए, एक के बाद बनाते चले गए फिल्में, और लोग देखते चले गए उनकी फिल्म्स को। तो सबसे पहले कुछ बातें तो राज कपूर के बारे में करेंगे और उसके बाद में राज कपूर हों और दिलीप कुमार ना हों, ये कैसा अन्याय होगा भाई अगर ऐसा हमने कर दिया तो। ये दिलीप कुमार साहब पे लिखी हुई जो पुस्तक है ये वाजपेयी जी ने लिखी है और बहुत ही कमाल। त्रिनेत्र वाजपेयी जी, इंसान भी कमाल और पुस्तक भी कमाल। और देव साहब पे भी उन्होंने एक किताब लिखी है, लेकिन यहाँ मैं दिखा रहा हूँ बनी रबन की लिखी हुई किताब देवानंद पर। ये त्रिदेव हैं जनाब, देखिए। और ये त्रिदेव जो हैं इन्होंने हमारी ज़िंदगी में रौनक कर दी। पहले राउंड में ही पहली लहर के रूप में मैं बात करना चाहता हूँ इन तीनों कलाकारों के बारे में, और इसके बाद फिर लहरों का रेला खेला मेला सब आगे हम दिखाते चले जाएंगे। आइए याद करते हैं हिंदुस्तानी सिनेमा को और कुछ कलाकारों को जिनकी वजह से मेरे जैसे इंसानों की बचपन की खूबसूरती, जवानी का रोमांस, बुजुर्गी की जिसे कह सके हैं आत्ममंथन, सब यहीं से होकर के किया। नाम भी मैंने इनको दे दिया फिल्मोमेनिया। ऐसा बुखार जो एक बार चढ़े तो फिर दोबारा उतरे नहीं। तो ये 3 कलाकार, पहले इनके बारे में कुछ बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तीनों अपने अपने ढंग के कमाल के कलाकार थे। आज तक हम जब उनकी फिल्म्स देखते हैं वो फिल्म्स उतनी ही शादाब, और हम उन्हें कहते हैं आदाब, नमन, प्रणाम। क्या रौनक रंगत आपने हमारी ज़िंदगी में दी। इन तीनों कलाकारों का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत सी बातें इनके बारे में कहने के लिए मेरे पास हैं, उन बातों को मैं कहना शुरू करता हूं। लेकिन सबसे पहले राज कपूर। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। दुनिया का रंगत हर युग में रही है। अब जैसे ये बेमकसद एक विसल बजा देना, हॉर्न बजा देना, ये भी एक बीमारी है, ये भी एक मेनिया है। अजब अजब तरह के मेनिया हर युग में रहे हैं। एक मेनिया ने तो मुझे भी घेर लिया। उम्र थी 11-12 बरस और मैंने फिर खुद ही उसे नाम दिया फिल्मोमेनिया। फिल्म्स का इतना शौक, जुनून और पागलपन की हद तक फिल्म्स में दिलचस्पी। उधर
होश कहे कि भाई पढ़ाई कर, और जोश कहे कि फिल्में देख, और इनके बीच में खड़ा कबीरा रोए। लेकिन फिर भी चलते चलते ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई। होश में पढ़ाई भी कर ली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो गए, कॉलेज में पढ़ाने भी लग गए, और जोश में गाते रहे गाते रहे गाते रहे। फिल्मोमेनिया में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा असर मुझ पर किया, अगर उन्हें मैं लहरों के रूप में लेके चलूँ, तो पहली लहर जो है वो राज कपूर की है। क्योंकि राज कपूर शुरू से इस बात को समझते थे कि भाई देखो, अगर फिल्म्स को कामयाब करना है तो उसमें थोड़ी मस्ती होनी चाहिए, रंगत होनी चाहिए, संगीत तो कमाल होना ही चाहिए। पहली फिल्म जो बनाई उन्होंने, आग, वो नहीं चली। सैड फिल्म थी, डार्क फिल्म थी, उसकी रंगत अलग थी, और उसमें संगीत राम गांगुली साहब का दबा दबा सा संगीत था। और इधर जो आवारा फिल्म आई, उससे पहले बरसात फिल्म आई। बरसात ने एक ट्रेंड सेट कर दिया राज कपूर की फिल्म्स का, आर के फिल्म्स का। टोली बन गई, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, लता मंगेशकर और मुकेश, नरगिस और राज कपूर। फिर तो फिल्मों ने कमाल कर दिया, क्योंकि एक बात शैलेंद्र जी ने समझ ली कि माशरे से जुड़ना है, आवाम से। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये गाना तो इतना मशहूर हुआ, और ये अकेले हिंदुस्तान में नहीं, ये टर्की भी पहुंच गया, चाइना भी पहुंच गया, रशिया में भी, और इतना मशहूर हुआ ये गाना। अब शैलेंद्र समझ गए कि जनता की जो रग है उसको पकड़ लो। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ऐसा मशहूर हुआ ये गाना, चारों तरफ ये गाना गूंजता रहता था। शंकर जयकिशन जो धुनें बनाते थे, बड़ी सादी धुनें होती थी, और जो गीत उसमें शैलेंद्र जी लिख देते थे वो भी बड़ा सादा सा होता था। और उन सादे गीतों में, अब इसका क्या जवाब है? वो कहता है कि अगर तुमने समाधि लगाई है तो इस कोलाहल को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि असली रंग तो दुनिया का यही है, शोर शराबा। खैर, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। अब ये जो गाने लिखे जा रहे हैं, ये जो गाने पिक्चराइज हो रहे हैं राज कपूर पे, जिससे राज कपूर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन राज कपूर एक बात और भी जानते थे कि भाई जो ट्रेजेडी होती है वो इंसान के दिल पे, ऑडियंस के दिल पे ज़्यादा असर करती है। तो इसलिए जो गाने, रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा, ऐसे उदास गाने। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, दोस्त दोस्त ना रहा, जाने कहाँ। तो ये उदास गाने जो है, ये सिंपैथी बटोर लेते थे राज कपूर इससे, और गाने बनते चले गए, फिल्में हिट होती चली गईं, और राज कपूर का असर मुझ पे आज तक भी रहा। कुदरत की एक ये मेहरबानी थी कि 2 मई 1988 को जब राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा था, मैं सीडी फोर्ट में 4-5 फीट के फासले पे राज कपूर को देख रहा था, क्योंकि पहली बार मैं उनको देख रहा था। लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, और कुछ ही देर में तबीयत इतनी ख़राब हुई कि बाहर जाकर वो कोमा में आ गए। 2 जून 1988 को दुनिया से रुखसत हो गए राज कपूर। तो ये फिल्मोमेनिया का जो पहला जोकर है, इसने मुझे देर तक अपने ख्यालों में गुम रखा। सभी हीरोइंस ने लगभग इनके साथ काम किया। मीना कुमारी ने काम किया, नरगिस ने किया, निम्मी ने किया, और साधना ने किया, यहाँ तक के वक्ता रहमान, और न जाने कितनी अदाकारा माला सिंह। उदास फिल्में अगर राज कपूर की देखें तो वो ज़्यादा चली नहीं। जैसे फिर सुबह होगी, वो सुबह कभी तो आएगी, ऐसी फिल्म चली नहीं ज़्यादा। मेरा नाम जोकर भी नहीं चली, क्योंकि उसमें भी लोग सोच के तो गए थे जोकर तो हंसता हंसाता रहेगा, वहाँ जोकर उदास बैठा था।
तो इतनी लंबी फिल्म को लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। राज कपूर ने अपना बदला लिया पूरा 1973 में एक ऑर्डिनरी सी फिल्म बनाकर बॉबी, और 1973 में हिट हो गई ये फिल्म। तो राज कपूर तो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें जब भी मैं देखता हूँ उनकी फिल्म्स को और उनके क्रिएशंस को, तो मैं यही मान बैठता हूँ कि देखो भाई ये इंसान तो अद्भुत अनोखा है। क्योंकि फिल्म की जो एक फर्स्ट फैमिली कही जाती है पृथ्वीराज कपूर साहब वाली, वो तो उन्होंने ज़रूर उससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन रास्ता उन्होंने अपना ही चुना, पथरीला रास्ता था, कोई दिक्कत नहीं। टोली को वो कभी कभी फिल्म्स में ले आते थे, जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब के पिताजी जो हैं बशेश्वर जी, उन्हें भी आवारा फिल्म में जज बना के बैठा दिया। और कई फिल्म्स में राज कपूर के मामा जी, जैसे जिस देश में गंगा बहती है में विश्व मेहरा, वो तो आते ही थे। और शैलेंद्र जी को उन्होंने उस गाने पे बिठा दिया, चली कौन से देश गुजरिया। और मुकेश साहब से भी गाना तो गवाया, लेकिन अदाकारी भी करा दी, छोटी सी ये जिंदगानी रे। और जैकी श्रॉफ साहब को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई जब वो श्री 420 में थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं। एक तरह से वो धन्यवाद करते थे अपने दोस्तों का कि भाई देखो तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरी ये टोली है, इस टोली की वजह से हम लोगों की हर दिन होली है। और ऐसी ऐसी फिल्म राज कपूर बनाते रहे जिन्हें मैं याद करता। तो फिल्मों मेनिया का पहला पन्ना जो है, ये तो अच्छा हुआ। मैं अपने उन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 80 के दशक के बाद इतनी घटिया फिल्में बनानी शुरू कर दी कि मैंने फिल्में देखनी बंद कर दी। बस गिनी चुनी फिल्म्स होती थी जो देखी जाती थी, और अब इतनी वायलेंस, इतना लड़ाई झगड़ा, डैम डैम डैम, और मैं फिल्मों से दूर होता चला गया। लेकिन आज भी 50s और 60s की फिल्म्स पे जम के बोलता हूँ, उन्हें याद करता हूँ। यूट्यूब पे मेरे चैनल रमेश दत्त पे लगभग 1200 वीडियो मेरे घूम रहे हैं, और जो मुझे कहना होता है मैं इत्मीनान से उस दौर के बारे में कहता रहता हूँ। तो ये भी ज़िंदगी जीने का एक खूबसूरत तरीक़ा है। और फिल्मों मेनिया थोड़ा सा ठीक हुआ है, क्योंकि अब मैं फिल्में नहीं देखने जाता सिनेमा हॉल में। अब तो अपने जो स्क्रीन है उसी पे पुरानी फिल्में देखता हूँ और प्रसन्न हो जाता हूँ, एक दौर को याद करता हूँ। राज कपूर की बात हो गई, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दिलीप साहब का जिक्र ना करें, दिलीप कुमार। तो दिलीप साहब का जो तारुफ मुझसे हो सका, मतलब सिनेमा पे, वो मैंने एक गाना सुना था 5-6 साल की उम्र में। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब ये गाना सुना और बाद में कुछ अरसे के बाद में उनकी फिल्म भी देखने को मिली। बचपन में दिलीप साहब की फिल्म मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती थी, संजीदा फिल्में होती थी उनकी, जैसे मधुमती है या कुछ और फिल्में इस किस्म की। हाँ, जब मैं अब जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो वहाँ मैंने पहचाना कि ये तो अद्भुत कलाकार हैं दिलीप कुमार साहब। और इनकी जो फिल्म ज़्यादातर लोग जिक्र करते हैं, गंगा जमुना वगैरह, वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन मुझे जो फिल्म उनकी बेहद पसंद है वो है दिल दिया दर्द दिया। भाई क्या अदाकारी की है, दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, आजकल दिमाग से काम लिया करता है, मुझे हमेशा याद रहता है। आज की इस बदसलूकी का आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा सतीश बाबू। अब मैं गरीबी की मिट्टी में रेंगने वाला वो कीड़ा नहीं रहा। क्या बात है दिलीप साहब। तो मैं उनकी जो बोलने का लहजा है, उनका तरीक़ा है, उनके डायलॉग डिलीवरी है, वो मुझे हमेशा बड़ी अच्छी लगती रही। और इसी वक्त में थोड़े अरसे के बाद में फिल्म आती है आदमी, जिसमें वो मनोज कुमार के साथ हैं। अच्छा, मनोज कुमार का जुनून देखिए, जब वो जवान थे तो उन्होंने एक फिल्म देखी शबनम, और मनोज कुमार नहीं थे तब, वो उनका नाम था हरी कृष्ण गोस्वामी। तो उन्होंने उस दिन तय किया कि अगर मैं फिल्म्स में चला गया तो मैं अपना नाम मनोज कुमार रखूँगा, क्योंकि शबनम में दिलीप कुमार साहब का नाम मनोज था। और देखिए, जज्बों की सदाकत, पावर ऑफ ड्रीम्स, कितनी कामयाबी मनोज कुमार ने हासिल की। और आदमी में दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, बल्कि क्रांति में दिलीप कुमार साहब को डायरेक्शन दे रहे हैं मनोज कुमार। एक और फिल्म उनकी मुझे संघर्ष बहुत पसंद है दिलीप साहब की, जब दिल से दिल टकराता है,
मत पूछिए क्या हो जाता है। रोमांस, शकील बदामी साहब के अल्फाज, नौशाद जी की धुन, रफ़ी साहब की आवाज़। और इसके बाद मैं ये महसूस करने लग गया कि जो गहराई हमें फिल्म मधुमती में दिखाई देती है वो तो अद्भुत है। क्या रोल किया है उन्होंने उस फिल्म में भी। और फिर लोग धीरे धीरे समझ गए, क्योंकि उनकी फिल्म गोपी काफ़ी अच्छी निकल गई, लेकिन बैराग उनकी फिल्म जिसमें ट्रिपल रोल था वो चल नहीं पाई। उसके बाद वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए, और कैरेक्टर का आर्टिस्ट के रूप में भी कितनी सारी फिल्म उन्होंने की। वो बड़े चूज़ी थे, सेलेक्टिव थे। जब हम जवान थे तो हम दिलीप कुमार साहब की फिल्म के आने का इंतज़ार किया करते थे, और कभी कभी फिल्म को आने में 2-3 साल भी लग जाते थे। तो ये जो कलाकार हैं, इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पहली बात तो पायनियर्स हैं। पायनियर्स का मतलब यह है कि इन्होंने हिंदी सिनेमा को जिस तरीके से जहाँ से आगे पहुँचाया वो कमाल इनका है भाई। 21 अप्रैल और 1913 को राजा हरिश्चंद्र जो है उसका प्रीमियर हुआ था पहली हिंदी फिल्म में, और उसके बाद उसमें ज़बान नहीं थी, बाद में आलम आरा के ज़रिए ज़बान भी आ गई। लेकिन जो काम इन कलाकारों ने किया है, यूसुफ खान साहब ने जैसे जिस उनका बोलने का ढंग देखिए, हल्की हल्की आवाज़ में बोलते हैं, और कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में भी वो उसी रूप में काम करते रहे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। 35-36 साल का नौजवान जब झोला टांगे हुए जाता है एक पहाड़ी रास्ते से गुजरता हुआ, और वो पहाड़ी रास्ता भी रानी खेत है, इतना खूबसूरत इलाका जो उस ज़माने में होता था। क्योंकि मैंने भी एक ज़माने में नैनीताल, रानी खेत, अल्मोड़ा को उस रूप में देखा है जब वो सचमुच हिल स्टेशन होते थे। अब तो सारी दुनिया बदल चुकी है, हिल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और कोई सा स्टेशन हो सभी एक से होते चले जाते हैं। दिलीप कुमार, मधुबाला से बड़ी मोहब्बत थी शुरू में। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, सीने में सुलगते हैं अरमान। शादी करना चाहते थे, निकाह करना चाहते थे मधुबाला से दिलीप साहब, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा कहा जाता है कि मधुबाला के वाले साहब ने कहा कि देखो भाई, तुमको शादी नहीं करनी है किसी भी हाल में। वो शादी नहीं हुई। कोई बात नहीं, सायरा जी उनकी ज़िंदगी में आ गई, और सायरा जी ने उनकी ज़िंदगी में आकर के जो उनका साथ दिया आखिरी दम तक, ये तो भाई एक ऐतिहासिक और अपने ढंग का अनोखा ज़िंदगी में इतिहास का पन्ना है। सायरा जी भी फिल्म्स में बहुत अच्छा काम करती रहीं, और दिलीप साहब के साथ सगीना में और गोपी में उन्होंने काम किया, बैराग में भी काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे कलाकार को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब पहली लहर में जो तीसरे किरदार हैं वो देवानंद साहब, और देव साहब को पहचानने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मैं राज कपूर, दिलीप कुमार साहब की फिल्म देखता रहता था, और देव साहब मुझे लगता था रोमांटिक तो हैं, लेकिन वो जो गहराई हमें दिखती है कभी कभी राज कपूर में और ज़्यादातर दिलीप कुमार में, वो नहीं है। और उनकी फिल्म मैंने देखी बाद में, तेरे घर के सामने, काला बाजार, मंजिल, हाउस नंबर 45 फिल्म में माना कि ब्लैक एंड वाइट में, और इतना हैंडसम एक्टर भी कौन था भाई। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, ऐसे ऐसे गीत। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, ऐसे खूबसूरत गीत उन पे पिक्चराइज। ओ हो खोया खोया चांद। शुरू में जहाँ तक प्लेबैक सिंगर्स की बात है, देवानंद साहब ने तलत महमूद साहब को भी लिया, और तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया वो 1965 में फिल्म आई गाइड,
वहाँ जो अदाकारी हमने दिलीप कुमार साहब के बाद इतनी गहराई से देव साहब की देखी, भाई वो फिल्म तो अपने आप में अद्भुत ही साबित हुई, क्योंकि गाइड में उनकी वेरिएशंस बहुत हैं। कहाँ एक तरफ वो गा रहे हैं तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ये है रोमांस। और फिर विरह की बात आती है, विरह में वो कह रहे हैं दिन ढल जाए रात न जाए, और आखिर तक पहुंचते पहुंचते ये फिल्म एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां विजय आनंद ही वो कमाल कर सकते थे एज डायरेक्टर। इस फिल्म से मेरी ज़िंदगी में देव साहब की जगह बहुत कमाल की बन गई। फिर मैं सोचने लगा उनसे मुलाकात कैसे होगी। एकदम एक दिन ऐसा आया कि मेरी भतीजी जो कि जर्नलिस्ट थी, उसने फ़ोन पे मेरी देव साहब से बात करा दी। मित्र कमलजीत के ज़रिए हम देव साहब की बुक लॉन्च में पहुंच गए। दिन था 27 दिसंबर 2007 और जगह थी ग्रैंड मराठा, बॉम्बे। अब देव साहब से फ़ोन पे उनकी सालगिरह पे बात हो जाती थी, बड़ी खुशी होती थी, सिग्नेचर लिए, और क्या हैंडसम इंसान और किस अंदाज में फ़िल्म बनाते थे। वो कहते थे देखो भाई, चाहे मेरी फिल्म चले ना चले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जो सोचता हूँ वो करता हूँ, और मेरे मन में एक ख्याल आता है मैं उसको बना देता हूँ। उनकी फिल्म जब हरे रामा हरे कृष्णा वगैरह हम देखते हैं तो वो अद्भुत फिल्में, देश परदेश, वो एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक को लेते हैं और उसी पे फिल्म को बना के चले जाते हैं। तो देव साहब से मिल लेना, देव साहब से बात करते रहना फ़ोन पे, और उनकी फिल्म्स को अब मैं देखता हूँ, जब उनकी ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स को, उनका संगीत कितना मधुर होता था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मेरा ख्याल है कि कभी किसी हीरोइन से उनकी कोई रंजिश नहीं रही। वहीदा रहमान के साथ उन्होंने गाइड की, और उन्होंने जो फिल्म इससे पहले करी हैं बाद की हीरोइन तक करते रहे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि साधना है, हेमा मालिनी है, या कोई भी एक्ट्रेस है, सारा बनो है, तो उस सब के साथ उन्होंने फिल्म्स की। लेकिन जो उनकी पसंदीदा हीरोइन थी वो तो साधना थी और नंदा थी, और इन दोनों को ही उन्होंने अपनी फिल्म हम दोनों में जगह दी थी। ये एक अलग थे। अब आप देखिए ईमानदारी से कि नशा इन तीनों की अदाकारी का इतना गहरा कि जब हम फिल्म्स देख कर के आते थे 17, 18, 19 साल की उम्र में, तो एक साथी हमारा जो है वो करता चला रहा है, मैं इधर से सोच रहा था यहाँ से जाऊँ उधर से जाऊँ, तो उसने देवानंद की फिल्म देखी होती थी। अरे भाई हम तो आज बहुत उदास हैं, तो उसने दिलीप कुमार की फिल्म देखी होती। मैं क्या जानूँ जी, तो उसने राज कपूर की फिल्म देखी। इन तीनों कलाकारों का जो मैनरिज्म है वो यूथ पावर के ऊपर ऐसे रिफ्लेक्ट करता था कि हमारे शहर में एक रेस्टोरेंट में हम जाकर शाम को बैठते थे। अभी ग्रीन टी का ज़माना शुरू हुआ था, और वो एक तरह से देवानंद फैन क्लब था। देव साहब को उस ज़माने में भी लोग इतने पसंद करते थे। देव साहब इटर्नल हैं, वो एवरग्रीन है। उनका काम करने का तरीका सलीका अलग है। चूँकि पहली फिल्म जो उनकी हिट हुई बाजी, वहीं पे साहिर साहब ने लिख के दे दिया था, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। यानी अगर डर डर के जीना है तो लिहाफ में चला जा, और अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, कुछ खोना है, तो बाहर निकल और सुनसान रास्तों पे चल दे, तुझे मालूम भी ना हो कि तेरी मंजिल है तो है कहाँ। ये सोच थी देव साहब। ये देखें, ये रोमांस, सूखे खड़खड़ाते पत्तों का रोमांस, ये भी हमें दिखता है। सूनी सड़कें भी दिखाई देती हैं देव साहब की ज़िंदगी में। उनसे बात करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बड़ी एक खुशनसीबी है। मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ ये सोचकर कि जिस इंसान की फ़िल्म देखने के लिए हम पहले दिन पहुंच जाते थे और 11 वाले शो में पहुंच जाते थे, और वहाँ टिकट के लिए जब हम खिड़की के अंदर हाथ देते थे, 8 आने का टिकट होता था, बाद में 80 पैसे का हो गया था, तो टिकट कभी कभी पूरा वापस नहीं आता था, क्योंकि 4 हाथ खिड़की के अंदर जा चुके होते। आज की जनरेशन उस जुनून को समझ नहीं पाएगी जो हम लोगों के अंदर जवानी के दौर में था। हमने उस दौर का रस पिया और अमृत धारा को ऐसे जिया फिल्म्स की कि सभी चीज़ें मुकम्मल होती थी, गीतकार, संगीतकार, अदाकार और डायरेक्टर, और फिर प्रोड्यूसर भी पैसा लगाता था, कमाता भी था, कभी कभी नहीं भी कमाता था।
तो देव साहब की फिल्म गाइड और प्रेम पुजारी में पहली बार उन्होंने डायरेक्शन दी और उन्होंने ये सोचा, उनके मन में आया कि दरअसल फिल्म्स जो है वो माध्यम तो डायरेक्टर का ही है, इसलिए मैं तो भैया डायरेक्टर बन रहा हूँ। डायरेक्टर बन गए, फिल्म भी अच्छी खासी चल गई और फिर उसके बाद उनकी हिम्मत ये रही कि कई फिल्में ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं चली, उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं थे या लोगों को बात समझ नहीं आई, लेकिन देवर साहब ने कभी इस बात की फ़िक्र नहीं की। अब इन तीनों का देखिए, जो यूसुफ खान थे वो दिलीप कुमार हो गए, जो रणबीर राज कपूर थे वो राज कपूर हो गए, और जो धर्मदेव आनंद थे वो देवानंद हो गए। बल्कि देव साहब तो कहा करते थे यार ये धर्म की वजह से बड़े झगड़े होते हैं, तो मैंने तो अपने नाम से धर्म हटा के अपना नाम देवानंद कर लिया। दो भाई चेतनानंद और विजयानंद ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम। तो ये जो पहली लहर है, इस पहली लहर में ये तीन कलाकार हैं, इन तीन कलाकारों की अपनी इज्जत है और इनकी अपनी एक अजमत है, वो मुझे आज भी याद आती है। गलियां हैं अपने देश की, फिर भी हैं जैसे अजनबी, किसको कहे कोई अपना यहाँ, साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके ए दिल अकेला कहाँ। उदासी के गानों पे भी अदाकारी ऐसी करते थे कि भाई मैं तो देखता ही रह जाता था, क्योंकि किसका रास्ता देखे ए दिल है सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, किसकी याद में तू यहाँ खड़ा है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन उन गीतों को तो याद करता हूँ मैं जो देव साहब पे पिक्चर